दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सत्या स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बीपीएससी डीएसओ का जो पेपर हुआ है उसका आर्ट्स सेक्शन जैसे हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इसका जो है एनालिसिस करने वाले हैं। कौन सा प्रश्न कैसा प्रश्न पूछा है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं, ताकि होता क्या है कि एक जो प्रश्न पूछ चुका है ना वही प्रश्न आगे आने वाली एग्ज़ाम में पूछने की पूर्ण संभावना होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग प्रश्न जो है देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है। तो ये जो है पुराना डाटा है, 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन लेने वाले विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है। तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल, है ना, कि क्या होगा, नेपाल उत्तर होगा इससे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि 12 नंबर में कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है ना, क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, पहला कथन। तो ये पहला कथन जो है आपका सही है। दूसरा कथन है आपका कि 97% घरों में बिजली है, ये भी आपका सही है कि 97% घरों में बिजली है। 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है, ये भी आपका जो है सही है कि 96% घरों में जो है बैंक या डाकघर खाता है। चौथा है कि 83% घरों में शौचालय की सुविधा है, तो ये भी आपका जो है सही है कि 84% जो है घरों में शौचालय की सुविधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जो है 12 का बी नंबर, है ना, 12 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर। ये नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नीली अर्थव्यवस्था जिसको ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है। ब्लू इकोनॉमी या फिर नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है कि आकाश से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां, हाइड्रोजन चालित वाहनों के उत्पादन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां, महासागरों, समुद्रों, तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, महासागर, समुद्र और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां ब्लू इकोनॉमी या फिर नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है। तो लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, ये जो है द्वीप आपको प्रवाल भीति से निर्मित जो है द्वीप है और अरब सागर में स्थित है, ये है ना, भारत के पश्चिमी तट पर, दक्षिणी पश्चिमी तट पर अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और इसमें द्वीपों की संख्या कितने द्वीपों से बना हुआ है, तो 36 द्वीपों से बना हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाली मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है। तो मैत्री सेतु जो है आपका फेनी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया मैत्री सेतु, तो फेनी नदी पर, जो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला मैत्री सेतु है। और किस नदी पर बनाया गया, तो फेनी नदी पर, याद रखिएगा किस नदी पर, तो फेनी नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है क्वाड का सदस्य देश नहीं है। तो क्वाड का सदस्य देश कौन नहीं है, तो आपको इसमें जो होगा आपको यूएसए होगा, ठीक है, यूएसए, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडिया होगा और जापान होगा। ये आपको 4 देश जो है क्वाड में शामिल है। तो इसमें देखिए अमेरिका है, इसमें शामिल है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है ना, यही जो है नहीं शामिल है। ऑस्ट्रेलिया शामिल है, भारत भी शामिल है और जापान भी शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, है ना, 16 का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत क्यों मायने रखता है, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री है अभी वर्तमान में भारत के। तो भारत क्यों मायने रखता है नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एस जयशंकर हो जाएगा, 17 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक भारत और किस देश के बीच हुआ है। सदा तंसिक जो है राजस्थान में हाल ही में जो आयोजित किया गया है सदा तंसिक का, इसका आयोजन जो है भारत और सऊदी अरब देश के बीच हुआ है ना, भारत और सऊदी अरब देश के बीच जो है सदा तंसिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रेडियम। ये साइंस का प्रश्न है, इसका डिटेल हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डेनमार्क हो जाएगा, है ना। वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय सेवा स्वास्थ्य कंपनी है? तो डेनमार्क की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो डिंग लिरेन, जो कहाँ के हैं? तो चीन के हैं, है ना। इसको हराकर जो है सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। कौन? डी गुकेश बने। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सिंधु जल समझौता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कह रहा है कि सिंधु जल समझौता 1960 के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, सिंधु जल समझौता जो हुआ था 19 सितंबर 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। जो कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल या अयूब खान के बीच लाहौर में नहीं, कराची में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, कराची में हुआ था सिंधु जल समझौता, लाहौर में नहीं। तो ये पहला कथन गलत है। इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु, झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी। ये सही है आपको, है ना, कि झेलम, चिनाब, सिंधु इससे जो है जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी, है ना। लेकिन है क्या कि इसका पानी का जो है रोक नहीं सकता, ये तीन नदियों का, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका जो भारत रोक नहीं सकता, लेकिन जल विद्युत शक्ति का जो उपयोग कर सकता है, इसमें उत्पन्न कर सकता है बिना जल को रोके हुए, ठीक है। तो ये आपको सही है। नेक्स्ट है कि अस्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान से एक एक आयुक्त होगा। तो ये भी आपको जो है सही है कि अस्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान से एक एक आयुक्त होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन किन अन्य देशों का अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका जो है संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ठीक है, इसका ये होगा, अमेरिका होगा, पोलैंड होगा और हंगरी हो जाएगा, है ना। नॉर्वे का नहीं था, अमेरिका का था, पोलैंड का था, हंगरी का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, है ना। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या था? तो इसरो का पहला सौर मिशन का नाम जो था वो आदित्य L1 था। क्या था? आदित्य L1, जिसकी जो है प्रक्षेपण कब किया गया? तो 2 सितंबर 2023 को किया गया, ठीक है। 2 सितंबर 2023 का जो है इसका प्रक्षेपण किया गया। और किस यान से किया गया? तो PSLV C57 के द्वारा किया गया। C57 PSLV C57 के द्वारा जो है आदित्य L1 का जो है प्रक्षेपण किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो युगांडा के कंपाला में आयोजन किया गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और उसे नरसंहार बताया? तो यह किसने कहा था? तो दक्षिण अफ्रीका ने कहा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑपरेशन संबंधित आपको प्रश्न है, और कौन सा ऑपरेशन किस देश से संबंधित है ये हमको देखना है। तो ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो देखिए, ऑपरेशन गंगा जो है आपको यूक्रेन से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से संबंधित है ना। फिर आपको ऑपरेशन कावेरी जो है किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कावेरी जो हो गया वो सूडान से संबंधित है। किससे? सूडान से, याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी सूडान से संबंधित है। ऑपरेशन अजय, तो अजय जो है इजराइल से जा रहा, इजराइल, देवी शक्ति अफगानिस्तान से। तो ये आपको याद रखना है। गंगा जो है यूक्रेन से संबंधित है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी सूडान से संबंधित है। ऑपरेशन अजय इजराइल से, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 किस में है? तो ए में है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 27 का। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 28 पर। कह रहा कि कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का जो है और पोटेशियम आयोडाइड का, दोनों का जो है उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है तैयार की गई है। तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है कि आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली
किसने विकसित की है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित की है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, का जनक किसे माना जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जो माना जाता है वो जॉन मैकार्थी को माना जाता है, याद रखेंगे, जॉन मैकार्थी को। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन है? तो महिला एकल की विजेता जो हो गई वो कोको गॉफ हो गई, है ना, जो किसको हराकर जीती थी? तो एरिना सबलेंका को हराकर जीती थी। तो याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? तो कोको गॉफ हो गई। और देखिए, इससे फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, अमेरिकन ओपन हो गया, ये सारा ओपन जो है आप लोग याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। महिला एकल और एक पुरुष एकल, दोनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ जो है अपनी सीमाएं साझा करते हैं? कौन सा देश जो है सीमा साझा करता है? देखिए, यूक्रेन के साथ जो सीमा साझा करने वाला देश है वो आपको रोमानिया हो गया, है ना, रोमानिया, रूस भी है, फिर आपको मोल्डोवा भी है, बेलारूस भी है, स्लोवाकिया भी है। इसके अलावा पोलैंड आपको हो गया, है ना, पोलैंड भी, और फिर आपको स्लोवाकिया तो हो ही गया। इसके बाद जो है दक्षिण में 2 सागर भी यूक्रेन से सीमा साझा करता है। कौन कौन सागर है? तो काला सागर और अजेव सागर, है ना, ये दोनों सागर याद रखिएगा, काला सागर और अजेव सागर, ये दोनों सागर जो है यूक्रेन से सीमा साझा करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, 33 नंबर में आते हैं कि होमरूट जलड मरुमध्य निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है? तो होमरूट जलड मरुमध्य है वो फारस की खाड़ी और आपको ओमान की खाड़ी, ये दोनों खाड़ी के बीच में स्थित है होर्मुज जलड मरुमध्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 1 और 4, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ फैक्ट है हम लोग याद रखेंगे। जैसे अदन की खाड़ी दिया हुआ है, तो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता कौन है? तो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है बाब उल मंड जल संधि, है ना, अदन की खाड़ी को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो बाब उल मंड जल संधि, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको एक है आपको खंभात की खाड़ी, तो खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारत का मैप है ये वाला, है ना, भारत की मैप है। तो ये जो आपको कठियावाड़ तट हो गया, कठियावाड़ तट, ये कच्छ की रण हो गया, ये आपको कच्छ की खाड़ी हो गया, ये कच्छ की खाड़ी है। और ये जो आपका आता है वो खंभात की खाड़ी आता है। और यही खंभात की खाड़ी में नर्मदा, ताप्ती, माही नदी जो है अरब सागर में, यही खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर पर। 34 नंबर में कह रहा कि 2024 में नाइजर के शासक किन अंदेशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी वापसी की घोषणा की है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो घाना होगा और माली होगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको माली और बुर्किना फासो हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, है ना, ए हो जाएगा। और देखिए, इकोवास जो है इसकी स्थापना कब किया गया? तो इकोवास की स्थापना 1975 में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और 34 का क्या उत्तर हो जाएगा? तो 34 का उत्तर ए हो जाएगा, है ना, माली और बुर्किना फासो। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो देखिए, भारत का जो बाल लिंगानुपात है वो 919 है ना, भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? 919। लेकिन अगर वहीं पूछ देगा कि बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है, बिहार का, तो बिहार का जो बाल लिंगानुपात होगा 935 होगा, ये भी आपको याद रखना है। भारत का बाल लिंगानुपात 919, बिहार का बाल लिंगानुपात 935। लेकिन सिर्फ लिंगानुपात पूछेगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। लेकिन बिहार का सिर्फ पूछ देगा कि लिंगानुपात कितना है, तो 918, है ना। तो याद रखिएगा, भारत का बाल लिंगानुपात 919, बिहार का बाल लिंगानुपात 935, और भारत का सिर्फ लिंगानुपात पूछेगा तो 943, और बिहार का सिर्फ लिंगानुपात पूछेगा तो 918 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं हम लोग, 36 नंबर पर। कारक निम्नलिखित युग्म पर विचार करिए, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। इसमें है आपको दिल्ली मेट्रो, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो है, सही है ये। फिर बांद्रा सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है अटल सेतु है ना, अटल सेतु। कौन है? तो अटल सेतु। तो ये आपको जो है
गलत है एक प्रकार का, क्योंकि बांद्रा सी लिंक का जो है लंबाई जो है 5.6 किलोमीटर है, ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन अटल सेतु की लंबाई जो है आपको ज़्यादा है इससे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो है आपको गलत है ना, बांद्रा सी लिंक वाला। एकता की मूर्ति, तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति एकता की मूर्ति, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है ना, ये भी है। और देखिए ये अटल सेतु की जो ऊंचा लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर है, तो याद रखिएगा अटल सेतु की लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर। तो कौन कौन सही है इसमें, तब दिल्ली मेट्रो वाला सही है और एकता की मूर्ति वाला सही है। तो कौन सुमेलित है, तो केवल 2 युग्म जो है इसमें सुमेलित है, ठीक है, केवल 2 युग्म इसमें सुमेलित है आप लोग का। अब देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कहा जाता है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपको है कि गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और सरदार सरोवर बांध के जो है समीप स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के समीप स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर और 597 फीट, याद रखिएगा 597 फीट, 597 फीट। मूर्तिकार कौन थे, तो रामवीर सुतार थे, और कहाँ स्थित है, तो केवड़िया नामक स्थान में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर पर। 37 नंबर में कह रहा कि डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है। तो डेटा सेंटर जो है मुख्य रूप से आपको डेटा भंडारण प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा है। डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए क्या है, भौतिक सुविधा है, क्या, तो डेटा सेंटर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो महत्वपूर्ण भूमिका बुनियादी ढांचे की क्या होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना, असमानता को कम करना। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राजस्थान राज्य, है ना, कि देश निम्नलिखित में एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो राजस्थान राज्य बन गया। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है कि निम्नलिखित में कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। कौन जो है एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के लिए आवश्यक है, तो याद रखिएगा परिवहन अवसंरचना जो है एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहा कि हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है। तो हरित अवसंरचना की अवधारणा जो संबंधित है वो सतत शहरी विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो सतत शहरी विकास से हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहा कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है। तो स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है, तो आपको जो है स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास करना। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन कब आया, 2015 में आया, ये आपको याद रखना है। स्मार्ट सिटी मिशन कब आया, 2015 में, और मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास करना, है ना, ये आपको मुख्य ध्येय है। नेक्स्ट है कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन सा है। तो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार क्षेत्र है वो आपको लोक निर्माण है। कौन है, तो लोक निर्माण है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो है लक्ष्य वृद्धि दर 8% थी। कितना थी, 8%। ए इसका जो है सही उत्तर होगा, 8%, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। देखिए तेजी से समावेशी संपोषणीय विकास था, तो इसमें क्या नहीं है, सी वाला नहीं है कि 2015 तक शून्य राजघोषीय घाटा नहीं है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है कि योजना अवधि के मध्य बिंदु लक्ष्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला जो है आपको कि बुनियादी भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकीकरण, तो ये जो है सेकेंड पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, सेकेंड में, है ना, ये वाला कि बुनियादी भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकीकरण किया गया। फिर है दूसरा क्या है आपको कि जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये जो है 9वां पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया। नेक्स्ट है कि लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास, तीसरा जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और विस्तारित
अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार, ये जो है आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया। तो इसका आप अगर क्रम बैठाएंगे तो क्रम बैठा लीजिए, पहला कौन सा आएगा, सेकेंड पंचवर्षीय योजना, तो 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा 5वां पंचवर्षीय योजना, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो 1 4 2 3 इसका सी हो जाएगा उत्तर, है ना, 46 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के कार्य हैं। तो नीति आयोग के कार्य क्या क्या है ये हमको देखना है। तो हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना, तो ये भी सही है कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करता है। कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व मेडल के साथ साझेदारी करना, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, है ना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कारक नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो क्या पहला जो ऑप्शन है कि नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ, नहीं, नीति आयोग का स्थापना जो हुआ 1 जनवरी 2015 में हुआ। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या है, तो गलत कथन है। या योजना आयोग का प्रतिस्थापन है, सही है। योजना आयोग का गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था, और 1950 में हुआ था इसका गठन, लेकिन योजना आयोग के स्थान पर ही 1 जनवरी 2015 को क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। इसका पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। तो यानी 2 3 4 इसका सही है, पहला गलत है। क्या पूछ रहा, सत पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा, तो 2 3 4 यानी डी इसका सही उत्तर होगा, है ना, डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। कह रहा कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए 25% हो जाएगा, ठीक है। 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है, तो 25% हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा जो है कथन कारण सही है। तो पहला है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, सही है, उल्लेखनीय वृद्धि जो है देखी गई है। बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो जब सकारात्मक भूमिका निभाएगा तभी तो जो है बिहार की अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि देखी गई वर्षों में। तो ये दोनों सही है, अब कारण भी इसका सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 50 का सी हो जाएगा, ठीक है, 50 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया। तो डीपी धर ने जो है बिहार 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है तैयार और शुभारंभ किया। याद रखिएगा, डीपी धर ने क्या तैयार किया, तो बिहार 5वीं पंचवर्षीय योजना। जमुई बिहार जाना जाता है, जमुई किसके लिए जाना जाता है, तो सोना भंडार के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जमुई जो है बिहार में है, एक जिला है, वो किसके लिए जाना जाता है, सोना भंडार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए हम लोग। कह रहा कि भागलपुर शहर जो है विशेष रूप से जाना जाता है। तो भागलपुर शहर जो है मुख्य रूप से टसर सिल्क के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें जर्दालू आम भी दिया हुआ है। तो भागलपुर के ही जर्दालू आम जो है जीआई टैग दिया गया है, जो भागलपुर से संबंधित है। इसका सही उत्तर टसर सिल्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, सही है ना। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम दर्शाता है। तो कथन और कारण जो है दोनों सही है, और इसका जो है सही स्पष्टीकरण भी करता है ना, सही स्पष्टीकरण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 54 का सी। नेक्स्ट है ये नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग के कितने स्तंभ उद्देश्य है, 7 स्तंभ उद्देश्य है, और इसके 3 विशेष विंग होते हैं। तो दोनों इसका सही है, दोनों इसका सही उत्तर है, 55 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो संविधान सभा के सदस्य जो थे आपको राजकुमारी अमृता कौर थी, अरुणा आसफ अली नहीं थी, है ना, अरुणा आसफ अली नहीं थी। ये गुप्त रेडियो संचालन के लिए जानी जाती थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर आपको सुचेता कृपलानी थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी। तो कौन नहीं थी पूछ रहा, तो ये अरुणा आसफ अली नहीं थी। फिर नेक्स्ट है स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों का कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो देखिए हम डायरेक्ट बता देते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में। जीवीके राव समिति का गठन 1985 में, है ना। फिर आपको अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में। फिर आपको थुंगन समिति का गठन 1989 में।
अब इसका कालक्रम कह रहा, तो पहले क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, तो 1 और 3, उसके बाद जो है जीवीके राव समिति 2 और 4 हो जाएगा, तो 1 3 2 4 यानी 57 का क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है। तो मणिपुर के लिए जो विशेष प्रावधान जो है भारतीय संविधान, वो आपको अनुच्छेद 371 के सी में करता है। ये जो सारा अनुच्छेद है वो किस भाग में आता है, तो भाग 21 में आता है, ठीक है, भाग 21 में आता है। 371 के डी में क्या है, तो 371 के डी में जो है आंध्र प्रदेश की चर्चा है, किसका, तो आंध्र प्रदेश की चर्चा है ना। 71 के ए में नागालैंड की चर्चा है ना। 371 के ए में नागालैंड की चर्चा है, नागालैंड। फिर आपको 71 के बी में किसका चर्चा है, तो असम का। 71 के बी में असम का, 71 के डी में आंध्र प्रदेश का। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 371 का सी, मणिपुर के लिए। 59 में आ जाइए। कहा कि संसद की अनुमान समिति यानी प्राकलन, ये आपको प्राकलन समिति, तो प्राकलन समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था। बिल्कुल सही है, जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर 1950 में इसका जो है गठन किया गया था। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सही है, प्राकलन समिति में जो है लोकसभा का ही प्रतिनिधित्व होता है ना। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका बी उत्तर हो जाएगा, है ना। दोनों क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है, तो सही है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है एक भारतीय नवाचार है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है, ये गलत है, नियमावली में उल्लेखित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 60 का जो उत्तर हो जाएगा सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 60 का क्या उत्तर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है, तो प्रभावी बहुमत जो है इसका आवश्यक है, ठीक है, प्रभावी बहुमत, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है, तो वरीयता क्रम पहले राष्ट्रपति आएगा, है ना, उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति, तब फिर जो है पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, इस प्रकार से क्रम होता है। तो वरीयता क्रम में इस चारों ऑप्शन में आप देखिएगा तो सबसे नीचे क्रम में जो आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश आएगा। कौन आएगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश आएगा सबसे नीचे में, ठीक है, इस चारों ऑप्शन में देखिएगा तो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया। उपराष्ट्रपति पद के लिए बोल रहा, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निर्विरोध चुना गया वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। फिर है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 231 में दी गई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 231 में दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। फिर कहा कि भारतीय संविधान किसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है शक्ति प्रदान करता है। तो 65 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था, तो 39 के ए में समान निःशुल्क विधिक सहायता शामिल किया गया था। 43 के ए भी जो है शामिल किया गया था। 38 और 39 दोनों शामिल नहीं किया गया था, ये जो है दोनों अनुच्छेद पहले ही था। अब पता नहीं इसका जो है आयोग कैसे दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो ये ऐसे 38 में जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 38 में जो संशोधन किया गया था। तो इस प्रकार से अगर लेंगे तो अनुच्छेद 39 बिल्कुल सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 39 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था इस प्रकार का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है, तो देखिए विदेशी नागरिक को कुछ अनुच्छेद है जिस पर जो है दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 15, 16, 19, 29, 30, ये आपको 5 अनुच्छेद है जिस पर जो है विदेशी नागरिक जो है दावा नहीं कर सकता। विदेशी नागरिक इस मौलिक अधिकार पर दावा नहीं कर सकता। तो धर्म की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 25 में है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। कानून के समस्त समानता अनुच्छेद 14 में है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है, तो 19 में है। तो क्या क्या बताए थे, 15, 16, 19, 29, 30, तो 19 आ गया। तो कौन किस में दावा नहीं कर सकता, तो अनुच्छेद ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दावा नहीं कर सकता, अनुच्छेद 19 का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो वाणिज्य जो मंत्रालय था वो आपको CH भाभा के पास था, है ना, वाणिज्य मंत्रालय। तो याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस प्रकार से रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, कारक निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सरदुल्ला थे, इन गोपाला स्वामी अयंगर थे। 7 सदस्य थे जिसमें भीमराव अंबेडकर भी थे। लेकिन इसमें टीटी कृष्णमाचारी थे। क्या थे? टीटी कृष्णमाचारी। इसमें बीटी दिया हुआ है तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है, इसलिए इसका जो 69 का जो उत्तर हो जाएगा वो बीटी कृष्णमाचारी हो जाएगा। ये इसमें शामिल नहीं थे। तो कौन सा कृष्णमाचारी थे? तो टीटी कृष्णमाचारी थे। कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी थे। तो ये आपको 69 का हो जाएगा। 70 में ये कारक भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका संविधान से ग्रहण किया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कारक निम्नलिखित अकाल आयोगों का कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो इसका कालानुक्रम जो है आपको, जैसे ए में है मैकडोनाल्ड जो 1899 से 1900 के बीच में इसका गठन किया गया था, है ना, ये याद रखिएगा। फिर अस्ट्रेची आयोग का गठन 1880 में हुआ था। लॉयल आयोग का गठन 1896-97 में हुआ था। और कैंपबेल आयोग का गठन 1866-67 में हुआ था। तो कालानुक्रम बैठाने बोल रहा था, पहले क्या होगा? कैंपबेल हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन किस में है? तो एकमात्र ऑप्शन है ए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 71 का सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कारक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो इसमें जो है आपको डी उत्तर होगा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। तो ये इसका जो है डी उत्तर हो जाएगा। फिर है कि बागा जतीन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है युगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे। 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हुए। तो इसका जो है उत्तर होगा डी हो जाएगा 73 का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कारा के अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस कहाँ लागू किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त को। कब? 1793 में। और इसका जो है योजना किसने बनाया था? सर जॉन शोर ने। याद रखिएगा, सर जॉन शोर ने जो है इसका योजना बनाया था, क्योंकि ये प्रश्न पूछ चुका है 1275 दरोगा में, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर सैंधव नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? तो सोरा के लिए कौन जो है सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? तो बिहार था। याद रखिएगा, ये भी है ना, बिहार। फिर है कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। फिर है कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी का स्थापना कब हुई थी? तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी का स्थापना 1868 में हुई थी। सैयद इमाद अली के द्वारा मुजफ्फरपुर में इसका जो है गठन किया गया था 1868 में, सैयद इमाद अली के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा? तो बम्बई में पहुंचा। कहाँ? तो बम्बई में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो मूल शंकर किसे कहते हैं? तो देखिए इसका जो है आपको उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर बताते हैं। मूल शंकर आपको स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है मूल शंकर। नरेंद्र नाथ दत्त तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण मिशन को। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल भगनी निवेदिता को। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपको 79 का ए उत्तर हो जाएगा, है ना। मूल शंकर आपको स्वामी विवेकानंद, मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती को, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद को, गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस को, और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल जो हो जाएगा भगनी निवेदिता को। तो इसका 79 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्ले मिंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरना मिंटो था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है?
तो याद रखिएगा, पहला है कि 1882 के हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए स्कूल के लिए अधिकतर उदार अनुदान सहायता, लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति पुरस्कार की सिफारिश की। तो ये आपको सही है। कौन सा सत्य नहीं है? तो D.K. कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवा की शिक्षा के खिलाफ थे। नहीं, यही सही नहीं है ना, ये सही नहीं है। तो इसका 81 का B उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का औपचारिक शुरुआत की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। और ये जो असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था? चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित हो गया था, 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डचों ने गजपति शासक द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर कारखाने गोदाम स्थापित किए? तो नहीं, ये आपको गलत है। फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा कब्जा कर लिया। ठीक है, ये आपको जो है सही है, 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। फिर विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में जो है एक कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, ये भी सही है, 1639 ईस्वी में लिया था, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। 2 और 3 सही है। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा आपको 84 का D हो जाएगा, है ना, 84 का D। फिर नेक्स्ट आते हैं, सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो सहमति आयु अधिनियम 1857 तक यह कहा कि बम्बई के पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे, जिनको इसकी वकालत की विधान थी। तो ये सही है। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली ग्रामपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था? नहीं, इसका जो है समर्थन प्राप्त नहीं था। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 85 का A हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया था ना, 12 वर्ष जो है लड़की का आयु कर दिया गया था, 12 वर्ष लड़की का आयु कर दिया गया था, जिसमें जो है बाल गंगाधर तिलक इनका जो है विरोध किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहा रहा कि वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतिक कांग्रेस समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो हो जाएगा आपको उत्तर 86 का C अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट आइए, कहा रहा कि निम्नलिखित में से कौन नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? तो मुंगेर में 1922 में किसान सभा आयोजन का जो है जिम्मेदार कौन था, ये पूछ रहा प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, है ना, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको मोतिहारी हो जाएगा। ठीक है, मोतिहारी। और ये जो है आपको इसका स्थापना किसने किए थे? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा। फिर है कि बख्तियार खिलजी ने जब 1203-2 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया, तो वहाँ के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम क्या था? तो उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया था। 89 का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। आते हैं 90 नंबर पर। 90 नंबर में कारक निम्नलिखित में से सही मेल नहीं है। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो पहला है कृषक प्रजा पार्टी अब्दुल हक नहीं फजलुल हक, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक ने किया था। तो यही जो है मेल नहीं है। बाकी खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार का मेल है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श सही है। खाकसार पार्टी अल्लामा मशरिकी, ये भी सही है। कारक भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही जो है सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाना पड़ा। इसका जो हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त हो जाएगा। 91 का A हो जाएगा। ठीक है, 91 का A। फिर आइए 92 नंबर में। कहा रहा कि निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया? तो ये जो हो जाएगा हिंदू पैट्रियट हो जाएगा, है ना। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 60 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसका जो है नेतृत्व किए थे। 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसका जो है नेतृत्व किए थे। और कड़ी निंदा किसने की? तो आपको हिंदू पैट्रियट, है ना, कृषकों के पक्ष का समर्थन किया था।
फिर कह रहा कि बलबन से कौन संबंधित नहीं है? मामलुक वंश संबंधित है, चहलगानी तुर्क संबंधित है, रक्त और लौह नीति संबंधित है, पूंजी का हस्तांतरण संबंधित नहीं है। ये जो है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा शाही परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करता था? कौन जो है शाही परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करता था? तो मीर समान, है ना, आवश्यकता समान पहुंचाता था तो मीर समान हो गया, है ना, मीर समान हो जाएगा। मीर बख्शी कौन था? तो सेना का सर्वोच्च सेनापति अधिकारी था मीर बख्शी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? पहला है कि उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, यही गलत है ना, यही गलत है। स्थानांतरित किया जा सकता था। उन्हें सशर्त या मशरूत मनसब दिया जा सकता था, हाँ ये भी दिया जा सकता था, ये गलत है, मतलब इसका उत्तर ए हो जाएगा। लेकिन सशर्त और मशरूत मनसब दिया जा सकता था, ये औरंगजेब के समय में हुआ था। उन्हें नकद के साथ साथ जगीरें भी दी जाती थी, ये भी सही है। उसे उन्हें जो है सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, ये भी आपको सही है। फिर कहा कि शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो शेरशाह के साम्राज्यों को 47 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार, कानून व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जज, प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी अधिकारी थे। तो ये जो है आपका क्या हो गया, सही उत्तर है। प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया था, सही है, प्रत्येक सरकार को कई परगनों में जो है विभाजित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए, है ना, 96 का। अब आइए 97 में कह रहा कि किस निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो बड़े अक्षरों वाला जो है एक संक्षिप्त अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अब जैसे मोहनजोदड़ो से है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है। फिर एक सिल पर 3 मुख वाला देवता जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं, वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा ईंट का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। इतना जो है मोहनजोदड़ो से मिलता है। फिर आपको बनावली से क्या मिलता है? तो मिट्टी से बना हल्का साँच, ये कहाँ से मिलता है? तो बनावली से मिलता है, मिट्टी से बना हल्का साँच। फिर कालीबंगन से क्या क्या मिलता है? तो कालीबंगन जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, नकाशीदार ईंट का प्रमाण मिलता है, अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है, और आपको इसके बाद युग में समाधियाँ का प्रमाण मिलता है। अब बलि प्रथा का प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है? तो ये सब जो है कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 का बी। नेक्स्ट है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख 13वां में है, ठीक है। तो 98 का सी हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? ऑप्शन में आपको एलोरा का कैलाश मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ना, वो आपको एक पत्थर को काट कर बनाया गया है, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश का मंदिर का जो बनाया किसने है? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया है, कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, और इसका निर्माण जो किया अनंत वर्मन, कलिंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड गंगदेव ने किया है। अनंत वर्मन चोड गंगदेव ने पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया है, ठीक है। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया है। नरसिंह वर्मा द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किया। तंजावुर के राजा मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। चोल वंश के शासक था राजराज प्रथम, इसी ने तंजावुर के राजराज मंदिर का निर्माण किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलोरा का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट आइए, कारक निम्नलिखित में से किस अभिलेख को समुद्रगुप्त, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है ना? समुद्रगुप्त को जो है किस अभिलेख में जो है परम भागवत कहा गया है? तो याद रखिएगा, इसमें इलाहाबाद स्तंभलेख में जो है इसको परम भागवत कहा गया है ना। इसी को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, ठीक है। फिर है भीतरिया अभिलेख, भीतरिया अभिलेख से किसका प्रमाण मिलता है? तो स्कंदगुप्त का, है ना। भीतरिया अभिलेख से किसका प्रमाण मिलता है? स्कंदगुप्त का, याद रखेंगे। और इसी में पहली बार जो हून आक्रमण की चर्चा मिलती है, हून आक्रमण किसमें? तो भीतरिया स्तंभलेख में। फिर नेक्स्ट है आपको मेहरौली अभिलेख। मेहरौली अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। कौन? मेहरौली अभिलेख। फिर एरन अभिलेख, एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है, और इसी से जो है आपको पहली बार जो है सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। एरन अभिलेख से ही जो है पहली बार जो है सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया किस अभिलेख में? इलाहाबाद स्तंभलेख में, याद रखेंगे। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति आपको तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। कोटा जनजाति भी तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। सहारिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। फिर
फिर आपको सरहुल जनजाति, मुंडा, संथाल ये झारखंड में पाई जाती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। गोंड भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी ये कहाँ मिलती है? तो अरब सागर में मिलती है। यमुना जो है आपको गंगा की सहायक नदी है। महानदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है। तो ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ हैं, लेकिन नर्मदा जो है अरब सागर में मिलने वाली नदी है। तो 102 का ए हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित का मिलान करें, नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार गंगा की सहायक नदी आपको कोसी नदी हो जाएगा। यमुना की तो केन, बेतवा, चंबल ये यमुना की सहायक नदी होती है। कृष्णा का भीमा है ना, कृष्णा का भीमा जो है सहायक नदी है। महानदी का शिवनाथ, जोंक, ईब ये जो है महानदी की सहायक नदी है। तो डी के 4 2 गो ऑप्शन में है, ए का 3 2 गो ऑप्शन में है, बी का एक ही ऑप्शन में है, जो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। 103 का क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 104 में। कहा कि हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है? तो सबसे बाद में किस श्रृंखला का निर्माण होगा? शिवालिक का निर्माण हुआ है सबसे बाद में, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब जो है पुराना श्रृंखला है, लेकिन शिवालिक जो है आपको सबसे बाद का श्रृंखला है ना। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 104 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में कौन सी भारत में पाई जाती है? तो भारत में कौन सा जलवायु प्रकार पाई जाती है? तो एएफ पाई जाती है। एएफ जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है ना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो सी हो जाएगा 105 का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है? तो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के उत्तर में कौन उत्पन्न होती है? तो आपको सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा ये जो है महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। तो ये आपको उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो कर्णपुरा संबंधित है, गिरिडीह संबंधित है, बोकारो संबंधित है। बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ये लौह अयस्क के लिए संबंधित है, ठीक है, लौह अयस्क के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 107 का ए। नेक्स्ट है कि विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन है? तो विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन है? चीन और इंडोनेशिया, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो है टीन उत्पादन उड़ीसा में किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन सा है? चीन और इंडोनेशिया है, चीन और इंडोनेशिया। तो इसको भी याद रखिएगा। अब भारत में जो टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत में जो टीन उत्पादक देश है आपको छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा नहीं छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इसका जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 109 नंबर में। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र ऑप्शन के अनुसार महासागर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महासागर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कारक विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है परिप्रशांत पेटी में पाया जाता है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, जिसको आपको ज्वालामुखी पेटी पाया जाता है। रिंग फेंस जिसको बोलते हैं, रिंग फायर है ना, रिंग फायर। तो परिप्रशांत पेटी हो जाएगा, 110 का बी हो जाएगा। फिर आइए 111 में। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोस कीट पालन जिसको रेशम की उत्पादन कहते हैं, बहुत विकसित है। कहाँ? तो ये जो है आपको भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में विकसित है। कहाँ? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। तो याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट आइए कि विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? तो अपक्षालन की जो प्रक्रिया होती है वो आपको आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जिसमें पानी जो है मिट्टी को बहाव लेकर जाता है, उससे में जो है आपको लवण जो भी है आपको मिट्टी में पाया जाता है उसको जो है लेकर जाता है, उसे अपक्षालन कहा जाता है, अपक्षालन प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि जलप्रपात है और अवस्थिति है, कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए इसमें एक है आपको दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा में। तो क्या एक का चार 2 गो में है? तो जब 2 गो में है तो आप क्लियर करना है इसको, एक का 4 2 गो में है। फिर आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बी का क्या होगा? बरकाना कहाँ है? तो बरकाना कर्नाटक में, काना तो कर्नाटक में है ना, बरकाना कहाँ है? तो कर्नाटक में।
फिर आपको खंडाधार, खंडाधार कहाँ है तो उड़ीसा में है ना। खंडाधार कहाँ है तो उड़ीसा में। पलानी कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। पलानी कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूध सागर गोवा में है तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, सी उत्तर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। तो 113 नंबर का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आते हैं, कारक किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है वो बक्सर जिला में जो है प्रवेश करती है। 14 का क्या हो जाएगा, 114 का सी बी हो जाएगा, ठीक है, बक्सर जिला में प्रवेश करती है। बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है, तो बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी होगी, गंगा होगी। इसी पर जो है 22 जिला बसा हुआ है बिहार का, तो बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है, तो गंगा नदी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, भीम बांध वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो भीम बांध वन जीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ गर्म पानी निकलता है, बहुत सारा कुंड है यहाँ भीम बांध वन जीव अभयारण्य में। फिर है कि बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा अभयारण्य जो होगा वो कैमूर है, ठीक है, तो याद रखिएगा 117 का सी हो जाएगा। फिर है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करती है। 7 जिला जो है सीमा साझा करती है, जिसमें अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी करती है, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण भी करता है। इसमें जो है आपको किशनगंज भी करता है, पूर्णिया नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो पूर्णिया। तो 118 का क्या हो जाएगा, डी। फिर है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। और गंगा जो बिहार में बहती है ना, गंगा की सहायक नदी कौन है, कोसी है। कावेरी जब जो प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। रांची का पठार उदाहरण है किसका, तो रांची का पठार उदाहरण जो है उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है, किसका, उत्थित पेनी प्लेन का। तो आर्ट्स का जो है जितना भी प्रश्न है हम आज जो है क्लियर कर चुके हैं सारा प्रश्न। अब आप लोग का जो है, आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि होगा क्या कि आगे वाला जितना भी एग्ज़ाम बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, जो भी एग्ज़ाम होगा सारा में इससे जो है प्रश्न 1-2 जरूर देखने को मिलेगा। 1-2 हो सकता है 3 भी 4 भी देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए प्रश्नों को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।